सबसे पहली सुर्खी में हम आपसे और हमसे जो सीधे जुड़ी बात है, सबसे हर भारतीय से जुड़ी, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे थोक महंगाई पर और सविस्तार करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 में थोक महंगाई 15.08% थी। मतलब ये कि अप्रैल 2021 में अगर किसी थोक माल की कीमत 100 रुपए थी तो अप्रैल 2022 में उसी को खरीदने के लिए 115 रुपए 8 पैसे देने पड़ते। सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ धातुओं और खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी, इसीलिए थोक महंगाई दर भी बढ़ गई। भारत में एक गौरवशाली परंपरा भी है कि महंगाई का जिक्र आते ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट का नाम ले दीजिए और वहीं सारे कारण खत्म हो जाते हैं। हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल से लेकर गेहूं तक की कीमतों में उछाल के पीछे एक ही कारण गिनाया जा रहा है, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। इस बात में कितना दम है, ये भारत सरकार के ही आंकड़ों से समझा जा सकता है। थोक महंगाई दर कब कितनी थी, गौर करिएगा। जनवरी 2022 12.96%, फरवरी 2022 13.43%, मार्च 2022 14.55%, अप्रैल 2022 15.08%। साफ नजर आ रहा है कि फरवरी के चौथे हफ्ते में हुए रूसी आक्रमण के कहीं पहले थोक महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी थी। एक बार मान भी लिया जाए कि रूसी आक्रमण और उससे उपजा आर्थिक संकट सरकार के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन इतनी उम्मीद तो तब भी की ही जा सकती है कि सरकार इस संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए। सरकार ने अगर कोई प्रयास किया भी तो उसका असर कितना हुआ, ये मार्च और अप्रैल के लिए थोक महंगाई के आंकड़े बता रहे हैं। सत्य यह है कि यूक्रेन संकट के कहीं पहले से थोक महंगाई बेकाबू है। अप्रैल 2022 लगातार 13वां महीना था जब थोक महंगाई दहाई के पार रही। अप्रैल 2021 में थोक महंगाई थी 10.74%। थोक महंगाई का जो आंकड़ा केंद्र सरकार जारी करती है वो कई अलग अलग मदों में महंगाई का औसत होता है। तो आइए ये भी समझ लें कि किस में कितना। पेट्रोल 60.63%, हाई स्पीड डीजल 66.14%, रसोई गैस 38.48%, सब्जियां 23.24%, फल 10.70%। दर्शक चाहें तो इस बात में, इस आंकड़े में एक राहत खोज सकते हैं कि प्याज, गेहूं, अंडे, मीट और मछली के मामले में थोक महंगाई मार्च 2022 के मुकाबले घटी है, लेकिन ज्यादातर मदों में थोक महंगाई बढ़ी ही है। दर्शक जानते हैं कि थोक महंगाई फैक्ट्री के गेट पर थोक माल की कीमत के आधार पर बताई जाती है। फैक्ट्री गेट से बाहर आने के बाद कीमत में और इजाफा होता है, क्योंकि माल फैक्ट्री से बाजारों तक लाना पड़ता है, फिर इस पर टैक्स भी लगता है। तो अगर थोक महंगाई बढ़ रही हो तो यह लगभग तय होता है कि खुदरा महंगाई भी बढ़ेगी। 12 मई को भारत सरकार ने अप्रैल 2022 के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए थे। तब महंगाई 8 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हुए 7.79% की दर से बढ़ी थी। अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो मई में इसके और ऊपर जाने की आशंका है। महंगाई बढ़ना मतलब खर्चा बढ़ना, और जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो आपकी अपनी जेब में पड़े रुपए के गिरते मूल्य के बारे में भी जान लीजिए। आज $1 की कीमत 77 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गई है। एक हफ्ते में डॉलर की कीमत तकरीबन 65 पैसे बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार डॉलर से होता है तो रुपए की कीमत टूटने का मतलब यही होता है कि अब हम उसी माल का ज्यादा दाम चुकाएंगे। सूचना समाप्त। दूसरी सुर्खी है मध्य प्रदेश के नीमच से। यहाँ के नीमच सिटी इलाके में 16 मई की शाम एक दरगाह के पास हनुमान मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। शहर के पुरानी कचहरी इलाके में एक दरगाह है। इसके पास की जगह पर एक समुदाय के लोग अपना दावा जताते हैं, जबकि दूसरे समुदाय का कहना है कि इस जमीन पर उनका अधिकार है। नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा के मुताबिक शहर में एक दरगाह है, वहां कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। स्थानीय प्रेस के मुताबिक पहले कहा सुनी हुई, फिर मारपीट और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और उपद्रवियों ने एक बाइक को आग लगा दी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और एहतियातन 144 की धारा लगानी पड़ी। पुलिस ने अब तक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कई और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वीडियो फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान का प्रयास भी हो रहा है। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी है, जिस पर फिर हिरासत में एक मौत का आरोप लगा है। 16 मई की रात हाथरस के बिसाना गांव में 2 पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई। इसमें राजकुमार नाम का एक शख्स घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस राजकुमार को चंदपा थाने में ले गई। रात को जिला अस्पताल में राजकुमार की मेडिकल जांच हुई।
17 मई को राजकुमार की तबीयत खराब हुई तो पुलिस उसे फिर अस्पताल ले गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर पुलिस से सांठगांठ कर राजकुमार की हत्या का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी खुद डीआईजी अलीगढ़ रेंज ने दी। सुनिए। इस संबंध में जो भी विधिक प्रक्रिया है कस्टोडियल डेथ से संबंध में सारी विधिक प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। इस चंदपा थाने में जो भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे इसमें एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मी, उन सब के खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज की जा रही है। राजकुमार जी के परिवार की तरफ से जो एफआईआर दी गई है उसको पुलिस ने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी एक मजिस्ट्रेटी जांच कराई जा रही है। उस संबंध में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट उनको भेज दी है और उसकी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। पुलिस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज को भी इस संबंध में एक रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जिससे कि इस संबंध में जो इसकी एसओपी में एक जुडिशियल इंक्वायरी का है, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी इनमें दोषी पाया जाएगा, जो विवेचना होगी, विवेचना में उन दोष के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ एवं अन्य लोग जो इनमें थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इस पूरी घटना की जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसकी भी जांच के आदेश दे दिए हैं। चौथी सुर्खी का संबंध है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के यहां पड़े सीबीआई के छापों से। इन छापों का संबंध कार्ति के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों से है। एक नई एफआईआर में कार्ति पर कुछ चीनी नागरिकों के लिए वीजा बनवाने के एवज में 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। ये वीजा एक चीनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए था। ट्विटर पर इस छापे की जानकारी देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि आज सुबह सीबीआई ने मेरे चेन्नई वाले घर और दिल्ली वाले दफ्तर पर तलाशी ली। इस दौरान टीम ने जो एफआईआर मुझे दिखाई उसमें मेरा नाम था ही नहीं। तलाशी के लिए आई टीम को कुछ नहीं मिला, ना ही कुछ जब्त किया गया। चिदम्बरम ने आगे लिखा कि इस तलाशी की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प थी। 5वीं सुर्खी, इसका संबंध है गेहूं के निर्यात से। आप जानते ही हैं 14 मई को केंद्र सरकार ने अचानक गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इस रोक की वजह क्या थी? कीमतों में बढ़ोतरी। सरकार पहले गेहूं के निर्यात को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसका मानना था कि इस साल 1 करोड़ टन गेहूं का निर्यात किया जा सकता है, लेकिन फिर गेहूं की आवक कम होने का अंदेशा हुआ तो अचानक निर्यात पर रोक लगाई गई। इससे निर्यातकों में अफरा तफरी भी मची। भारत के बंदरगाहों पर जहाज खड़े थे जिन पर गेहूं लादा जा रहा था और बाहर गेहूं लेकर आए ट्रकों की कतार भी लगी थी। लेकिन अब सरकार ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि 13 मई तक कस्टम विभाग के सिस्टम में जितने गेहूं के निर्यात के लिए जानकारी फीड कर दी गई थी उतने गेहूं को भारत से बाहर जाने दिया जाएगा। इस छूट का फायदा मिस्र को भी मिलेगा, जिसने भारत से गेहूं खरीद तो लिया था लेकिन वो कांडला बंदरगाह पर फंसा हुआ था। अब भारत से केवल 2 तरह का गेहूं बाहर जा सकता है। पहला, जो गेहूं दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी हो, बशर्ते इसके लिए केंद्र सरकार से संबंधित देश अनुमति ले। इससे इतर ऐसे सौदे जो केंद्र के लगाए बैन से पहले ही हो गए थे और उसके लिए पेमेंट की गारंटी सुनिश्चित की जा चुकी है, उनका गेहूं भी भारत से बाहर भेजा जा सकता है। हम जानते हैं यूक्रेन दुनिया में गेहूं का बड़ा उत्पादक है, लेकिन रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में स्थिति क्या है सबको पता है और इसीलिए दुनिया में गेहूं का संकट है।